हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कार्ल मार्क्स। ये नाम कुछ नया नहीं है, आप सब लोगों ने पहली बार भी इसको सुना होगा, क्योंकि अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स है या और भी सब्जेक्ट्स आपने सोशोलॉजी पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी इस नाम को आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ भी इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो देखने को मिलते हैं। चाहे हम इकोनॉमिक के सरप्लस थ्योरी की बात करें या क्लास स्ट्रगल की बात करें, सोशोलॉजी से भी जुड़ी हुई काफ़ी सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिनमें हम इनको पढ़ते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थॉट की डायरेक्शन से, एक फिलोसफर की डायरेक्शन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बायोग्राफी के बारे में। आप सब जानते हैं अब तक के थिंकर, आपने जितने भी देखे हैं, अटेंड किए वो क्लासेस, सबसे पहले हम उनकी बायोग्राफी यानी कि उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करें। कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी एजुकेशन हुई है ना, इन सब बारे में बात करते हैं। फिर जो मेन जो चीज़ें होती है वो एज ए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कंप्लीट करती है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अभी हम इवनिंग तक एक और सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इवनिंग तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दें। हालांकि 100 टॉप मतलब एक 100 क्वेश्चन वाली सीरीज़ हम पहले ही करा चुके हैं, उसको तो आप अटेंड कर ही लेना। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इवनिंग तक भी आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाए। तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक हैं, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स साइंस सोशलिज्म का, यानी कि जो वैज्ञानिक समाजवाद है, उसका पिता माना जाता है। साइंटिफिक डायरेक्शन को डेवलप करने वाले कार्ल मार्क्स को कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में साइंटिफिक डायरेक्शन के बेस पर एक समाजवाद की स्थापना की है। और बाकी इनके जन्म की बात करते हैं तो भाई कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी के एक छोटे से नगर ट्रायर में एक मिडिल क्लास फैमिली की यहूदी फैमिली में हुआ था। जिसके बाद इन्होंने ईसाई रिलीजन्स को अडॉप्ट कर लिया था। और रीज़न क्या है, ये ज़्यादा डीपेस्ट में जब आप इस पर रिसर्च करोगे तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो मार्क्स एक मेधावी छात्र, मेधावी छात्र का मतलब होता है बहुत ही इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं उनको मेधावी छात्र बोलते हैं। उसकी स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी, जो प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्राइमरी एजुकेशन वो ट्रिप्स के व्याकरण स्कूल में कंप्लीट हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन के को कंप्लीट करने के लिए वो 17 वर्ष की ही एज में, इनके 17 ईयर्स ओल्ड में ही वो बॉन यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया। वहाँ से कुछ समय बाद में वो बर्लिन यूनिवर्सिटी में चला गया और वहाँ से उन्होंने जब उस यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ पर हीगलवादी दर्शन है कि जो इससे पहले हमने जिस फिलोसफर के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके बाद जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं तो भाई डेफिनेटली हीगल का वहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके प्रभाव में भी वो आया। यहाँ से वह जैना यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिर से एडमिशन ले लिया, यानी एक नई यूनिवर्सिटी में चला गया, जहाँ से उसने 1841 में सिर्फ 33 यानी कि 33 साल की उम्र में ही उन्होंने पीएचडी अपनी कंप्लीट करी, डॉक्टरेट की उपाधि अपनी कंप्लीट कर ली। इज़ ए बिग अचीवमेंट, ठीक है। और शिक्षा समाप्त करने के बाद में मार्क्स प्रिंसिपल भी बने, और मतलब वो बनना चाहता था। अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा स्टोरी के बारे में, बता दूं मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि वो अपनी लाइफ में एक बार ना मतलब प्रिंसिपल बनना चाहते थे, लेकिन अपने उग्र विचारों की वजह से और जो इनकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो थॉट थे उनकी वजह से ये इच्छा तो कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन इसके बाद पत्रकारिता को उन्होंने अपना व्यवसाय बनाया, यानी कि जो जर्नलिज्म है उन्होंने उसी में अपना बिजनेस, वो जो व्यवसाय था, जो भी काम था, उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। फाइनली वह 1842 में एक उदारवादी सैनिक समाचार पत्र राइंज जेंगटुंग का संपादक बन गया, और उसके बाद धीरे धीरे अपने लाइफ में इस काम को वो करने लगा। तो जैसा वो चाहता था वैसा तो वो बन नहीं पाया, वो तो प्रिंसिपल बनना चाहते थे, लेकिन प्रिंसिपल जैसे उनके अंदर वो वैल्यूज़ उस समय पर नहीं थी। तो जर्नलिज्म की जो दिशा में उन्होंने अपना कदम बढ़ा, वहाँ पे सक्सेसफुल जो अचीवमेंट थी वो मिली। इसके बाद और यहाँ पर मार्क्स के अलावा एक और इंसान के हम जिक्र करेंगे जिनका नाम है एंगल्स। तो एंगल जो थे वो मार्क्स से काफ़ी सहयोगी थे, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हम जिनको बोलते हैं आज की मतलब वर्ड में, अगर नॉर्मल वर्ड में बताऊँ तो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड थे, और हमेशा से उनके साथ रहे, मरते दम तक उनका साथ हमेशा से बना रहा। तो बहुत सारी ऐसी बुक्स उन्होंने लिखी जो उन्होंने अपने टाइम पर तो कुछ पब्लिश कर ही दिए थे, लेकिन उनके मरणोपरांत जो कुछ रह गया था, उनके उनके दोस्त जो एंजल थे उन्होंने उनको पब्लिश किया, उनके बाकी बचे हुए काम उन्होंने कंप्लीट किए, ठीक है। तो ये उनके काफ़ी अच्छे दोस्त रहे, मित्र रहे, और काफ़ी सारे कामों में उनका साथ दिया, यानी कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उनके साथ साथ हमेशा
बनता चला गया। ठीक है, मतलब मिल करके उन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े काम किए, चाहे हम बुक पब्लिश की बात करें या फिर किसी रिवॉल्यूशन की बात। अब इसके बाद बात कर रहे हैं हम इसके बुक्स के बारे में, इनके ग्रंथों के बारे में। तो सबसे पहले पवित्र परिवार ने कहा द होली फैमिली 1844 में इसको पब्लिश किया गया था। दूसरा है थीसिस ऑफ फ्यूरीब्रेक 1845 में इसको पब्लिश किया था। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो काफ़ी फेमस रही है इनकी 1847 में। एंड देन द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1848 1850 में इसको पब्लिश किया गया, जो दूसरी ऐसी बहुत फेमस कृतियों में से एक मानी जाती है, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। ठीक है, इसके बाद एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, और इसके बाद वैल्यूज प्राइस एंड प्रॉफिट 1865। अब इन बुक्स को पढ़ करके आपको लग रहा होगा ना कि इन्होंने इकोनॉमी में भी काफ़ी मतलब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो हाँ भैया इकोनॉमिक में भी एक फिलोसफर के नाम से पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज प्राइस प्रॉफिट ये लॉस ये सब कुछ आप पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी का ही सेक्टर है सारा। एंड द सिविल वॉर इन फ्रांस 1870-71 ये वहाँ पे पब्लिश हुई, यानी कि 1870 से 71 के बीच में पब्लिश है। एंड देन लास्ट है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम एंड रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन जर्मनी। तो ये 8 टाइप की ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे गए, और इनके सामने मैंने इनके ईयर मेंशन कर दिए कि कौन कौन सी बुक किस किस ईयर में पब्लिश हुई। ठीक, इसके बाद बात करेंगे मार्क्स के कुछ मेन थ्योरीज के बारे में जिनकी वजह से वो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। आज इंडिया में भी उनको जाना जाता है, वेस्टर्न में भी उनको खैर जाना जाता है, जहाँ से उनका जन्म हुआ था उनको जाना ही जाता है। ठीक है, एज ए फिलोसफर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फेमस है वो ये कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे कि ये जो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है ये प्रॉपर रूप से, इससे पहले वाले लेक्चर अपने हीगल वाला जब अटेंड किया होगा तो हीगल का जो डायलेक्टिकल थ्योरीज है वो सेम इसी से मिलती है, क्योंकि हीगल का प्रभाव कार्ल मार्क्स के जीवन पर पड़ा। ठीक है, उनके विचारों का प्रभाव पड़ा, तो कहीं हद तक उनकी जो थ्योरीज है वो उन्होंने अडॉप्ट की। और ये तो फिलोसफर में चलता है कि जब फिलोसफर कोई भी, मतलब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, आप किसी को भी पढ़ेंगे, उससे पहले कोई फेमस रहा होगा, तो उनका प्रभाव उनके जीवन पर डेफिनेटली पड़ता है। उसी यूनिवर्सिटी में जाकर के वो पढ़ते हैं, उन्हीं के आसपास वो रहते हैं, है ना, तो प्रभाव पड़ना नॉर्मल है। यानी कि पहली है प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, यानी कि डायलेक्टिकल थ्योरी। इसके बाद सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में आप सोच सकते हो कि उन्होंने क्या चीज़ एक्सप्लेन की होगी। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उन्होंने रिसर्च किया और अपनी एक थ्योरी दी कि किस तरीके से, मतलब जैसे लोग भोजन वस्त्र आवास और जीवन की बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं उनके बिना नहीं रह सकते, पर प्रकृति यह सब उन्हें स्वयं बना करके उनके हवाले नहीं करती, उन्हें वो चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती है, वो चीज़ कमानी पड़ती है। भोजन के लिए भी उन्हें निकलना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ठीक है, रहने के लिए भी जगह बनानी पड़ती है, आवास के लिए, सब अपने सिक्योरिटी के लिए लोगों के समूह में रहना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के ये थ्योरीज उन्होंने दी है। ठीक, और ये भी मतलब बताया है कि जो स्टेट है उसकी क्या क्या व्यवस्था रही है, कि इंसान ने किस तरीके से अपने आप को प्रोग्रेस किया है, कैसे डेवलप किया, कि पहले आदिम साम्यवादी अवस्था थी, फिर दास में आया। यानी कि आदिम में तो ऐसा होता है कि भाई जो वो प्रकृति में रहते हैं, ठीक है, जंगलों में रहते हैं, समूह में रहते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, एक दूसरे की सेफ्टी का वो ख्याल रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होती है, कुछ पावरफुल बन जाते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। जो पावरफुल होते हैं वो कमज़ोर व्यक्ति को दास बना देते हैं, तो वहाँ से दास अवस्था स्टार्ट हो जाती है। फिर सामंतवादी अवस्था, और फिर इसी के साथ साथ फिर पूंजीवादी अवस्था, जहाँ पर कुछ वर्ग बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है और कुछ वर्ग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। और फिर समाजवादी अवस्था, जहाँ पे पूरे समाज के कल्याण के लिए काम किया जाता है, साम्यवादी अवस्था। तो ये सारा कंसेप्ट जो है वो इस वाली थ्योरी में ही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके बाद तीसरी है मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, इनके मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इन्होंने इसमें बताया कि जो सरप्लस थ्योरी है उसका प्रतिपादन करते हुए मार्क्स ये बोलते हैं कि वस्तु के विनिमय मूल्य, यानी कि जो मार्केटिंग प्राइस होता है उसको डिसाइड करने वाला जो भी, मतलब उसको जो भी अधिकार दिया गया है वो किसको दिया, कि श्रमिकों के द्वारा ही वो किया जाना चाहिए। कोई बड़े लेवल का आदमी बैठ करके वो मार्केटिंग वैल्यू डिसाइड कर रहा है, नहीं भाई, जो श्रमिक है, जो चीज़ें बना रहा है, जो चीज़ें बेच रहा है, उन्हीं के हाथों में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारा कंसेप्ट इस सिद्धांत में उन्होंने दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, जो काफ़ी फेमस है। और इन्होंने यहाँ पे एक इनकी कोटेशन मैं आपको बता देती हूँ कि अब तक अस्तित्व में रहे सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी कि अब तक का जो भी हम सोसाइटी का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक क्लास स्ट्रगल हिस्ट्री में भी बनी है,
और मिडिल एज में भी बनी और आज के समय में भी आपको देखने को मिलती है। यानी कि लोगों का जो डिवाइडेशन है वो क्लास के हिसाब से है और उसी हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं, उसी हिसाब से वो बिहेव करते हैं। तो ये तो एक अस्तित्व से लेकर के आज तक हमें देखने को मिलता है। तो इस थ्योरी पे भी काफ़ी मतलब उन्होंने अपना विचार दिए हैं। क्रिटिक्स होती है, लोग उनके विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिलोसफर नहीं है कि जिनके विचारों का विरोध किसी ने ना किया हो। ये तो एक संभावित सी चीज़ें हैं, पॉसिबल सी चीज़ें हैं कि किसी ने एक विचार रखा तो कुछ लोग तो उसको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। एंड फिफ्थ है मार्क्स का सामाजिक क्रांति का सिद्धांत, यानी कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। तो समाज को बेहतर बनाने की दिशा में, उसको डेवलप करने की दिशा में कुछ रिवॉल्यूशन के बारे में बात की है कि समाज के आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन में बुनियादी परिवर्तनों से है कि जो भी हमारी सोसाइटी का जो इकोनॉमिक सेक्टर है, जो पॉलिटिकल सेक्टर है और जो दार्शनिक सेक्टर है, उसमें हमेशा समाज के हिसाब से और समय के हिसाब से चेंजेस होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इस बारे में भी काफ़ी मतलब ये थ्योरी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आप इंडिविजुअल इस थ्योरी को रिसर्च कर सकते हो। जब आप इसको स्टडी करोगे तो डीप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। तो अभी हम ग्रेजुएशन के लेवल से और टाइम की जो शॉर्टेज है उसके हिसाब से हम इसको लेकर के चलें, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे स्ट्रक हो जाएँ कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। एटलीस्ट आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है और यहाँ से क्वेश्चन इसकी जो कृति है, ग्रंथ है, जैसे क्लास स्ट्रगल से पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं इनकी थ्योरीज को एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो यही लेक्चर आपका 1 या 1.5 घंटे का हो जाएगा, जो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे अपना सिंपली जो चीज़ें हैं वो क्लियर आउट करते हुए चलते हैं। एंड देन नेक्स्ट और इसका लास्ट है मार्क्स का राज्य सिद्धांत, यानी कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट का सिद्धांत है, तो स्टेट कैसा होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें शासक कैसा होना चाहिए, वो सिस्टम में मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी है, वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है। इस थ्योरी में उसने यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अगर वो राज्य की उत्पत्ति भाई कैसे हुई है, तो प्लेटो, अरिस्टोटल और यूनानी जितने भी दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने मार्क्स राज्य को एक प्राकृतिक संगठन ना मानकर उसे एक वर्ग संगठन मानता है। क्योंकि प्लेटो आपने पढ़ा, अरिस्टोटल आपने पढ़ा और बाकी के बहुत सारे फिलोसफर जिन्होंने स्टेट को एक नेचुरल कंडीशन का क्रिएशन माना है कि भाई नेचुरल में अपने आप ही हो गया। ठीक है, लोगों ने इस तरीके से चीज़ें वो अपना एक कॉन्सेप्ट दे दें, लेकिन यहाँ पर मार्क्स इन सब को एक अलग करता है और बोलता है कि नहीं, ये एक वर्ग संगठन का आधार है। अगर राज्य बना है, उसके डेवलपमेंट हुआ, उसको उत्पत्ति हुई, तो इसका मेन रीज़न है वर्ग संघर्ष। लोगों में डिवाइडेशन हुआ क्लास को लेकर के और उन्होंने एक स्टेट जैसे ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मार्क्स ने अपने स्टेट वाली थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। आई होप से यहाँ तक की चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको सबसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लेक्चर प्रोवाइड कराऊँ। तो भाई लेक्चर कैसा लगता है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इसकी जो PDF है, नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कर लेना, क्योंकि टॉप 100 महासंग्राम की MCQ सीरीज वाली वीडियोज़ अवेलेबल है और बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब नीचे दिए हुए हैं। ज्वाइन ज़रूर कर लेना, इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, चौहान सोनू ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा। लिंक नीचे है, क्लिक करना, सीधे आप चैनल पर पहुंच जाओगे। ज्वाइन जरूर करना, वो इसलिए क्योंकि वहाँ से अपडेट भी लगातार आपको मिलते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।